हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हमारे साथ है मोहम्मद आसिफ जी। इन्होंने अपना जेआरएफ ज्योग्राफी में क्लियर किया है और सेल्फ स्टडी से क्लियर किया है। आप सबके लिए ये एक इंस्पायरेशन बन सकते हैं। किस तरह इनका स्टडी शेड्यूल रहा, क्या इनकी प्लानिंग रही और किस तरह अपने सेल्फ स्टडी के मॉड्यूल से इन्होंने अपना जेआरएफ का एग्जाम क्रैक कर लिया। आज के टाइम में नेट का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आ रहा है और सेल्फ स्टडी से क्लियर करना भी एक जो है अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहम्मद आसिफ जी, आपको और आपके पेरेंट्स को। सबसे पहले आप ये बताइए कि कितनवा अटेम्प्ट था आपका, कितने कितने परसेंटाइल से आपने ये क्लियर किया और कितने घंटे आप दिन में पढ़ा करते थे? मैम ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। मतलब इससे ओके। पहले मैं 3 बार अटेम्प्ट दे चुका हूँ। तीनों बार मेरा नेट क्लियर हो रहा था। कुछ मेरा पहली बार रुका था फर्स्ट अटेम्प्ट 8 मार्क्स, 12 मार्क्स, 12 मार्क्स 3 बार इस तरीके से रुका था। तो उसमें जो मुझे फाइनली रियलाइज हुआ कि मेरी जो गलती हो रही है, तो अभी पेपर का पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। पहले सिंगल लाइनर आता था, उसके बाद बीच में कॉन्सेप्चुअल आया पेपर कुछ टाइम के लिए। लेकिन अभी रिसेंटली 3-4 लास्ट जो है 3 टाइम्स वो इस टाइप से बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो गया पूरा। तो मेरी जो ज़्यादा मिस्टेक हो रही थी, मैं उसको जो फैक्ट याद नहीं कर पा रहा था। ओके। मेरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती थी कि फैक्चुअल क्वेश्चन मेरे ज़्यादातर गलत हो जाते थे। और थोड़ा-सा मेरा पेपर 1 का भी यही रहा कि पेपर 1 में भी जैसे एकदम पैटर्न चेंज हुआ, सेल्फ स्टडी से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके बाद मतलब आपके चैनल से हेल्प ली मैंने। अच्छा। वहाँ से देखा, मंगल कुमार सर हैं, उनसे कुछ मंगल कुमार मतलब सर पढ़ाते जी। थे। जी, जी। तो उनकी क्लासेस देखी। तो वहाँ से, क्योंकि पिछली बार मेरा रुका था वो पेपर 1 की वजह से रुका था। मेरे शायद 23-24 मार्क्स थे और अपने उसमें पेपर में तो मेरा ठीक रहता मतलब। ओके। और मैम मेरा ड्यूरेशन जो शेड्यूल रहता था, मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि सुबह उठकर मेरा जो लंच से पहले का ही टारगेट हमेशा रहता है कि मैं 5 से 6 घंटे पढ़ लूँ, और जो मैं पढ़ लेता था 1:30 बजे तक, 8 से साढ़े 5-6 घंटे डेली। उसके बाद जो शेड्यूल रहता था कि ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट टाइम ये होता है कि सेकंड शिफ्ट में पेपर होता है, तो मैं 3 से 6 डेली पेपर लगाता था फुल लेंथ। लास्ट के 15-20 डेज़ यही किया था मैंने। और मैम रहा स्टडी का टाइम, तो वो तो अपना-अपना है कि कितना हो जाता है। जैसे मेरा था 6-7 घंटे में हो जाता था इतना, मतलब यही 8 घंटे भी हो जाते थे। पहले मतलब फर्स्ट शिफ्ट में पढ़ा, सेकंड शिफ्ट में मेरा यही रहता था कि लंच के बाद कि मुझको प्रीवियस ईयर लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं और उसके बाद रिवीजन करना है बस कि हाँ, कहाँ पर गलती हो रही है। हाँ, ये तो सब। आप जी, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, एक तो इनकी बातों से ये लग रहा है कि पेपर 1 का अपना ही इम्पोर्टेंस है। पेपर 1 के बिना हमारा स्कोर इम्प्रूव, जेआरएफ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक बहुत ही कंसिस्टेंट आपका टाइम शेड्यूल रहा था कि लंच से पहले इतने घंटे पढ़ना, बाद में इतने घंटे पढ़ना, और इतने घंटे पढ़ने के लिए भी एक बंदे के अंदर वो होनी चाहिए, टिक कर बैठकर पढ़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये भी हर किसी में नहीं होती। ठीक है? यस तो मैम। सीखना चाहिए इससे सभी स्टूडेंट्स को कि अपने अंदर वो कैपेसिटी डेवलप करो टिक कर बैठने की, पढ़ने की। जी। और मैम ज़्यादातर स्टूडेंट्स की साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हमको यहाँ से ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया हुआ है। मैम मेंटली हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि मेरे हिसाब से 10-15% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पहली बार ही होते हैं, या तो वो आपको लेंगे आउट ऑफ सिलेबस ऐसा, क्योंकि वो कंपटीशन कम वही क्वेश्चन करते हैं, वरना 100% बिल्कुल। स्कोर कर जाएंगे बच्चे। हुँ। अभी भी बहुत अच्छा अच्छा स्कोर रहा है कुछ बच्चों का। तो इसमें बिल्कुल जो है सही ये है चीज़ है कि आपकी। हुँ। ये वाला। और रहा उसका कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिलेबस का देखा पूरा, ठीक है, उसको लाइन टू लाइन एकदम पढ़ लिया पूरा जो यूजीसी ने दिया, लेकिन उससे नहीं हो पाएगा क्योंकि वो रिसेंटली कुछ क्वेश्चन आते हैं कुछ ऐसा। ये तो उसमें बस ये होता है कि आप डिफरेंट, जैसे कि मैंने बहुत सारे और भी क्वेश्चन लगाए थे जितने असिस्टेंट प्रोफेसर के होते हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर लगाए थे अपने ज्योग्राफी के लिए सारे, और नेट के लगाए थे कुछ। थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने पीसीएस वगैरह के देखे थे, तो वो वहां से मतलब हेल्प ली थी। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको बुक में मिलेंगे ही नहीं, बिल्कुल, उनके ये लिए कोई चीज़ है। बिल्कुल कई मिल ही नहीं स्टूडेंट जो सकते, वो कहीं फ्रेशर पर भी होते हैं यही ढूंढेंगे। गलती करते हैं, बिल्कुल, कि यस मैम। सिलेबस को सिर्फ़ पढ़ लेते हैं और सिर्फ़ सिलेबस का ही प्रीवियस ईयर्स भी देखने पड़ते हैं थोड़े उसके अनुसार, और सारा कुछ करने के बावजूद भी ऐसा नहीं होता कि 100% सारा कुछ आपके पढ़े में से आ जाए। आउट ऑफ मेरे कॉन्टेक्स्ट हिसाब से आता ही दस आता है। 10 क्वेश्चन आते हैं पूरे जो कंपटीशन कम करते हैं। जी, ये रहता बिल्कुल। है जो मैंने देखा, क्योंकि मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था, तो इस बार मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस करा कहाँ पर मेरी गलती हो रही है, क्या कर रहा हूँ मैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी मुझे फैक्ट्स में। तो इस बार मैंने मैम ये किया कि एक हैंडबुक होती है छोटी, 2 नोटबुक ली मैंने एकदम। उसमें 10 की 10 यूनिट वो टॉपिक लिखे जो मैं हमेशा भूलता हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं आप कितनी भी बार पढ़ लो वो आप भूल जाएंगे उसके फैक्ट, मुश्किल से 10-15 दिन में आप भूल जाएंगे।
तो लास्ट के 15 दिन मैंने जो नोटबुक बनाई थी, तो उसमें इतने मतलब प्रिसाइज़ नोट थे मेरे कि उसमें हम लोग उसको जो है एक मतलब 1 घंटे में एक नोटबुक रिवीजन हो जाती थी। मतलब खाली फैक्ट लिखे हुए थे बस कि हाँ, ये डेट, ईयर, ये आपको पता है वो ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा फैक्ट, पूरा फैक्चुअल सब्जेक्ट है हम्म। वो। कुछ भी तो उसमें मेरा यही रहता था कि एक हैंडबुक बनाई। पेपर 1 का ही मैंने यही किया, जैसे कि इंडियन लॉजिक में कितनी बार पढ़ लो आप, प्रीवियस ईयर हम्म। लगा लो, लेकिन अगर 15 दिन नहीं खोला आपने, तो वो खत्म है, फिर नहीं कर पाओगे आप। तो ये बिल्कुल, रहता था ये मेरा। अच्छी चीज़ है कि भूलने वाली चीज़ों को कहीं पर लिख लो और उसको बार-बार पढ़ते रहो। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो आपने अपनाई। यस मैम, वो इतना मतलब इतने प्रिसाइज़ होने चाहिए कि आप 2 घंटे में पढ़ लो उनको, डेली। हाँ, तो लास्ट के 15 दिन यही करना चाहिए कि जो टॉपिक भूल रहे हैं बार-बार पढ़ो उनको, डेली पढ़ो। बिल्कुल। और आपने कुछ एग्ज़ाम अटेम्प्ट जैसे एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए भी कुछ ख़ास ऐसी स्ट्रैटेजीज़ का मतलब यस सहारा मैम। लिया था? उसके मैम बारे में आप पहले जो बताइए। गड़बड़, अभी बताता हूँ, मेरा जो पहला अटेम्प्ट था, पहला, दूसरा, उसमें मुझसे ये गलती होती थी कि मेरा क्या था, मुझे पैटर्न वही फ़ॉलो करना जो एग्ज़ाम में दिया, क्वेश्चन 1 से 100 तक जाना, उधर भी जाना। फिर उसके बाद इस बार जो मैंने अटेम्प्ट दिया था, तो इसमें मैंने पहले किया था कि पैसेज होते हैं, अगर पैसेज को लास्ट में करो तो कभी-कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, पैसेज में तो आंसर सामने होते हैं। तो उसमें अगर जल्दी में पता चला है कि 5-10 मिनट बचे हैं, तो पैसेज में गलती होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो इस बार ये हुआ कि मैंने पहले पैसेज किया पेपर 1 का कंप्लीट, ठीक है? फिर अपने 2 पैसेज आते हैं ज्योग्राफी के, वो दोनों किए। ये इसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैंने पूरा अटेम्प्ट किया पेपर 2, पहले पैसेज किए फिर पेपर किया। इसके बाद पूरा मैंने जो है मतलब पेपर 1 का मैथमेटिक्स वाला पोर्शन छोड़ा, डीआई का छोड़ा। क्योंकि बहुत लोग बोलते भी हैं डीआई पहले कर लो, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैम दूसरा ये भी तो है, डीआई नहीं कर पाते हैं तो बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। कभी-कभी ऐसा आता है, पिछली बार मेरे 5 गलत थे डीआई के, इस बार पाँचों ठीक है। अगर मैं पहले अटेम्प्ट कर लेता तो बाकी पेपर भी खराब हो जाता, नहीं कर पाते हैं तो। सही है। तो इसलिए मेरा यही रहता है कि पहले 40 क्वेश्चंस करने हैं, इसके बाद मैथ के अटेम्प्ट करने हैं, लास्ट में डीआई करता था मैं। तो इस बार यही स्ट्रैटेजी थी कि मैंने पहले पैसेज किए, फिर डीआई की, और फिर इसके बाद मैथमेटिक्स। हाँ, ठीक है, क्योंकि पैसेजेज़ ये रहता है कि वो स्कोरिंग होते हैं बहुत, उसमें आपने ये नहीं है कि यस कुछ मैम। पढ़ा हुआ में से आता है, वो आपका ही है बस कि आप कितने अच्छे से उन चीज़ों को हल कर पाते हैं पैसेज को। सही है और वो और मैम स्कोरिंग है पैसेज। पेपर 1 के बिना अगर कोई सोच रहा है जेआरएफ निकाल लेगा, नहीं निकाल पाएगा। 80% क्वेश्चन करना अपने सब्जेक्ट में बहुत चैलेंजिंग होता है, जिस लेवल का पेपर कंपटीशन पहुंच चुका है। बिल्कुल, पेपर 1 की बहुत इम्पोर्टेंस है। सही है। यस मैम, वो अ, जी, स्कोर बूस्टर वही होता है मैम, अपने में कर कर मतलब पेपर 1 के बिना नहीं निकाल पाओगे। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पर सही है। 210 110 तक मेरिट जा रही है, कुछ सब्जेक्ट में तो 120 भी गया, कट ऑफ गया, हुँ। मतलब 120 क्वेश्चन पर। तो कहाँ से कर लोगे, अपने में 100 थोड़ी ना कर लोगे आप। बिल्कुल। आसिफ जी, जैसे आपने पेपर 1 के लिए कुछ बुक्स पढ़ी थी या ज्योग्राफी के लिए भी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी थी आपने किस तरह से मतलब टेक्स्ट बुक से सारा आपने मैंने तैयार किया था? टेक्स्ट बुक से किया था। एक तो जैसे मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो वो आपके चैनल से देखा था मैंने। हुँ, ठीक है, जो टॉपिक मुझे, जैसे इंडियन लॉजिक है, खुद से कितनी बार पढ़ लो नहीं होने का है। जब तक हुँ, कोई समझाएगा नहीं, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो वो तो मैं वैसे हेल्प ले लेता था। बाकी मैंने केबीएस मदान से थोड़ा पढ़ा था, मतलब ठीक कुछ है। टॉपिक्स। और बाकी मैम मेरा जो डीआई मैथमेटिक्स है, तो मेरा जो ग्रेजुएशन है, मुझ पर ग्रेजुएशन तक मैथमेटिक्स था। मतलब सब्सिडरी 2 साल मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा है। मेरा पीसीएम से 12 था। तो उसमें मुझे डीआई में और मैथ में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। और रहा ज्योग्राफी का, तो मैम मेरा जो मतलब यहाँ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हूँ मैं। तो यहाँ पर जो सिलेबस है, अगर मैं क्लास का सिलेबस बैचलर का ही कर लेता तो 80% सिलेबस कवर हो जाता। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा सिलेबस रहता है, एएमयू वगैरह का, ये जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनका तो उसमें मुझे ज्योग्राफी में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, प्रॉब्लम ये पेपर 1 एक में भी थी। बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। कई बच्चे अपने मास्टर्स से ही बहुत बेसिक्स भी नहीं उनके क्लियर करके आते और उनको बहुत प्रॉब्लम आती है नेट क्लियर करने में। जिनका थोड़ा मास्टर्स में अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है, उनके लिए ईज़ी हो जाता है ये चीज़ें। अगर तो अपने सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है तो बहुत टाइम लग जाता है फिर। मेरा भी पेपर 1 से ज़्यादा रुक रहा था, क्योंकि मसला ये है कि मैम ज़्यादातर ऐसा होता है, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस होते हैं। तो मेरा जो है बैचलर अच्छे से हुआ था, मतलब अच्छे से मैंने कवर किया था ज्योग्राफी को उसी टाइम, बैचलर के टाइम में। तो उसमें तो हाँ, इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन पेपर 1 में हो जाती थी। वही चीज़ है ना कि अपने सब्जेक्ट में आपको मास्टर से ही दिमाग में रख के चलो, मुझे नेट क्लियर करना है और अपने सब्जेक्ट पे पूरी कमांड रखो अपनी। मोहम्मद आसिफ जी, मुझे एक चीज़ और बताइए, अभी जैसे आपका जीआरएफ हुआ है, इसके बाद के आपके क्या प्लान्स हैं? मतलब आप पीएचडी करना चाहेंगे या जॉब वगैरह में जाना है मैम आपको? मेरा जो है अभी
मेरा पीएचडी में एडमिशन, मतलब एडमिशन काउंसलिंग नहीं हुई है, मेरा सिलेक्शन हो चुका है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, पीएचडी में हो ओके गया है। ओके ओके। तो अलीगढ़ मुझे मुस्लिम पीएचडी ही करनी यूनिवर्सिटी है। यस मैम। पीएचडी करनी है जेआरएफ के थ्रू, ठीक है। अभी तो फेलोशिप काफी अच्छा मिलता है पीएचडी में, सही यस मैम। चीज है। और अभी इन जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं, बिगिनर्स हैं, नेट का एग्जाम जेआरएफ निकालना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई टिप देना चाहोगे, उनको कुछ कहना चाहोगे? और एक कंसिस्टेंसी, जो अगर पहली में नहीं हुआ दूसरे में, इतनी कंसिस्टेंसी बच्चों में होती नहीं है, 2 अटेम्प्ट्स के बाद बोलेंगे भी छोड़ दो, मुझसे नहीं होगा। तो वो कैसे इतनी मैम ये रखनी तो चाहिए? जी। मैम कैसे क्या, आपको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपको अगर पी मेरा क्लियर है मुझे पीएचडी में जाना, तो उसके लिए मुझे जेआरएफ मैंडेटरी है कि हाँ मुझे करना ही है जेआरएफ। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। नहीं तो बच्चे आजकल क्या चल रहा है, यूपीएससी में जा रहे हैं, जेआरएफ कर ले रहे हैं, उधर हो गया तो ठीक है, वरना इधर तो वो कहीं का कभी कभी ऐसा होता है कि इधर के ही नहीं रहते हैं। सही है। तो उसमें पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ आपको अगर जेआर उधर जाना है तो निकालो जेआरएफ, और निकल भी जाएगा मैम, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा भी एक मेरा दोस्त है, उसका भी हुआ था, दो तीसरे अटेम्प्ट में उसका हुआ था, लास्ट टाइम हो गया था उसका। तो हमारे सब सेल्फ स्टडी कर रहे थे, टाइम लगता है कभी कभी, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया, सीट्स बहुत ज्यादा कम कर दिए इन्होंने, 0.7% ऑलमोस्ट ये जेआरएफ दे रहे हैं। हम्म। तो बिगिनर्स के लिए तो मैम यही है कि अपना पहले मतलब क्लियर होना चाहिए कि हाँ अगर पीएचडी की तरफ जाना तो फिर करो अच्छे से प्रिपरेशन। और शुरू में अगर हो सके तो पेपर वन का आप अगर किसी से हेल्प ले लें, मतलब किसी भी स्टडी से, आपके चैनल का बहुत अच्छा कंटेंट है मैंने देखा, तो वहां से पेपर वन खुद से करने में बहुत बड़ा वो होता है, अपने सब्जेक्ट को कर सकते हो आप, क्योंकि वो पढ़ा हुआ होता है, 2-3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। लेकिन पेपर वन एकदम नया होता है ना, उसमें समझ में नहीं आता है किधर से शुरू करना है, क्या करना है। बिल्कुल। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि अपना एक स्ट्रॉन्ग प्लान रख के चलो, और उसी पर सारे एफर्ट्स लगाओ। अगर 2-3 चीज़ें इकट्ठी करोगे तो वो बंदा फिर कुछ भी नहीं उसका हो पाता। सही चीज़ है मैम ये। मेरा जो है, मतलब मेरा यही रहता है कि मैं कभी बी प्लान नहीं रखता हूँ। जैसे मेरा था कि मुझे एएमयू में एडमिशन लेना, तो मैंने नहीं, मेरे दोस्त ने किया, बहुत का हुआ है, जेएनयू में हुआ है, 2 का जामिया में हुआ है, जो मेरे बैचमेट रहे हैं। जामिया, जेएनयू, डीयू में हुआ है कुछ का, साथ वालों का। मेरा क्लियर था, मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया, एएमयू में रहना तो इधर ही रहना। तो उसमें बस ये होता है कि अगर बैकअप रहोगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं वो हाँ, वही बंदा सोचता है अपने ना प्लान इंसान, ये कर फर्स्ट से लूंगा, भी ये डोल नहीं जाता है। है, प्लान भी रखने से। यही होता है, तो इसलिए जब ऑप्शन ही नहीं होता है तो फिर वही करो या मरो वाली सिचुएशन आती है। हुँ, सही है। तो आपके पेरेंट्स खुश होंगे काफ़ी अभी, आपका मतलब 4th अटेम्प्ट में यस फाइनली मैम। जेआरएफ हो गया। यस मैम। जी। वो तो काफी खुश है, जी, बढ़िया है। सो क्योंकि कांग्रेचुलेशंस आपको एक बार फिर, और आपकी फैमिली को भी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत अच्छी-अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बताई हमारे लर्नर्स को। कुछ और कहना चाहेंगे आप? मैम ठीक है, थैंक यू। कुछ नहीं, बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर करना है तो करते रहो लगातार। मतलब ये मत सोचो कि रिजल्ट क्या रहेगा, बहुत लोग डर जाते हैं, इतना कंपटीशन है, नहीं हो पाएगा ये इतना परसेंट, क्योंकि 99.39 आपने देखा होगा, इतने पर भी जेआरएफ नहीं मिल रहा है। तो वो तो कंपटीशन है मैम, तो इसके लिए छोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बस। ठीक है जी, ठीक है। इसी के साथ हाँ आज का सेशन हम खत्म करते हैं।